हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। ये पाठ एक यात्रा वृतांत पाठ है जिसकी लेखिका मधु काकरिया है। और इस पाठ में हम लेखिका के साथ सिक्किम की खूबसूरत वादियों में घूमेंगे और तो और भारत के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कटाऊ के स्नोफॉल का भी आनंद लेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। ये यात्रा शुरू होती है जब लेखिका मधु काकरिया जी अपनी दोस्त मणि के साथ ट्रेन से होते हुए सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंचती है। गैंगटॉक खुद में एक बड़ा ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो लेखिका का दिल जीत लेता है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर भी बताती है क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। और जब शाम के वक्त लेखिका पहाड़ में बसे गैंगटॉक से नीचे शहरों को देखती है तो उसे ऐसे लगता है मानो आसमान जैसे उल्टा पड़ गया था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। मानो ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। इसका मतलब है कि जब भी वह उन शहरों को देखती है तो उन्हें घरों की टिमटिमाती लाइटों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान नीचे जमीन पर आ गया हो। वैसे अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु आसपास खिले ढेर सारे रंग-बिरंगे फूलों को देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि वो किसी फूलों के बाग में आ गई है। फिर लेखिका उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग यानी घाटियाँ देखने अपनी दोस्त मणि और वहीं के एक लोकल ड्राइवर जितेन नार्गी के साथ रवाना हो जाती है। वैसे जितेन नार्गे ड्राइवर के साथ-साथ एक अच्छे गाइड भी थे। गैंगटॉक से युमथांग निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद-सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ दिखी जो ध्वज की तरह लहरा रही थी। लेखिका को गाइड जितेन नार्गे ने बताया कि जब किसी बौद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 सफ़ेद पताकाएँ फहरा दी जाती है और इन्हें उतारा नहीं जाता। ये धीरे-धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है और कई कई नए शुभ कार्य की शुरुआत में इन्हीं रंगीन पताकाओं को लगा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद आगे चलकर लेखिका की दोस्त मणि जी को एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र कहा जाता है। गाइड जितेन नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे-जैसे वह लोग ऊँचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे-वैसे बाजार, लोग और बस्तियाँ पीछे छूटने लगे, मतलब आँखों से ओझल होते गए। थोड़ी देर बाद जितेन नार्गे ने जीप को बड़ी ही खूबसूरत जगह पे रोका जहाँ सामने लगातार बहते झरने थे, नीचे पूरी वेग से भरी तीस्ता नदी थी और आसपास के खूबसूरत फूल प्राकृतिक सुंदरता में चार चाँद लगा रहे थे। तभी लेखिका का ध्यान वहाँ कुछ गरीब औरतों पे पड़ा, जो पीठ पर बच्चे बाँधे पत्थर तोड़ रही थी। वहीं की एक कर्मचारी ने बताया, "जिस रास्ते पर आप गाड़ी में बैठकर इन खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे हैं, उन रास्तों को ये औरतें चौड़ा बना रही है और कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उसके टुकड़े इधर-उधर गिरते हैं और यदि उसमें सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसे भी घट जाते हैं। इन्हीं बातों को सुनकर लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। गैंगटॉक से निकली लेखिका अपनी दोस्त मणि और ड्राइवर जितेन नार्गी के साथ आखिरकार 117 का सफ़र तय करने के बाद लायुंग पहुँचते हैं जहाँ उन्हें स्नोफॉल देखना था। लेकिन पॉल्यूशन के कारण वहाँ स्नोफॉल देखने को नहीं मिला और ये देख लेखिका उदास हो जाती है और उन्हें ये एहसास होता है कि हमने एनवायरनमेंट को कितना पॉल्यूट कर दिया है। लेखिका कहती है कि हम मैदानी लोगों के लिए स्नोफॉल जन्नत से कम नहीं और उसे देखे बिना चैन नहीं आ रहा था। तभी वहीं के स्थानीय युवक ने बताया, "अगर आपको स्नोफॉल देखना ही है, तो आपको यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ की ऊँचाइयों में बसे कटाऊ जाना होगा, जिसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है।" पूरी बात ये थी कि कटाऊ जाने के लिए हमें अपना रूम बदलना होगा, फिर वापस लायुंग से वापस युमथांग जाना होगा। अब सफ़र जारी रखने के लिए लेकिन अच्छी बात ये थी कि कटाऊ को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसीलिए ये अभी तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था और वहाँ कटाऊ की ओर निकल पड़े। लायुंग से कटाऊ का सफ़र 2 घंटों का था, लेकिन कटाऊ का रास्ता तो बड़ा ही खतरनाक था। जितेन नार्गे ने अपने अंदाज़ से ही गाड़ी चलाई और वहाँ के बर्फ से बड़े पहाड़ थे और आखिरकार कटाऊ पहुँचने पर हल्की-हल्की बर्फ पड़ने लगी और वहाँ के वातावरण में फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और लेखिका तो वहाँ के वातावरण को अपने अंदर समा लेना चाहती थी और उस खूबसूरत वातावरण को देखकर लेखिका को ये एहसास होता है, ऋषि-मुनियों को तो वेदों की रचना करने के लिए इस खूबसूरत वातावरण ने ही प्रेरणा दी होगी। और वो कहती है, ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। उस खूबसूरती को देखकर उसकी मित्र मणि जिसने स्विट्ज़रलैंड भी घूमा था, वह कहती है, "ये तो स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है।" और उन खूबसूरत वादियों को देखकर मणि के अंदर एक
कि एक लेखिका जाग उठती है और वो कहती है कि ये जल संचय अद्भुत है। हम तो इन बर्फ की पहाड़ियों, उन नदियों की ऋणी हैं जिन्हें पीकर हमारी प्यास बुझती है। थोड़ा आगे जाने पर सेना के फौजी भी दिखाई देने लगे क्योंकि ये बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सेना भी थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। उन्हें ये एहसास हुआ जब मार्च में इतनी ठंड है तो दिसंबर और जनवरी की जमाने वाली ठंड में वहाँ वो किस तरह रहते होंगे। वहाँ का तो जाने का रास्ता भी बड़ा खतरनाक था। खैर आखिरकार लेखिका मधु कांकरिया जी कटाऊ से वापस लायूं और लायुंग से युमथांग की ओर निकल पड़ी। लायुंग से 25 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वह अपनी डेस्टिनेशन युमथांग पहुंच ही गई। लेकिन युमथांग कटाऊ जैसा सुंदर नहीं था। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने का सफर होता है। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। ऑल्दो साना साना हाथ जोड़ी का मतलब होता है छोटे-छोटे हाथ जोड़कर, जो लेखिका एक नेपाली लड़की से सीखती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।